हेलो, कैसे हैं आप लोग। किसी कारणवश हमारा वीडियो रुक गया था और इसमें हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की भाग 5 की बात कर रहे हैं और वो भी कहाँ तक आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बता चुके हैं और थोड़ा बहुत रह गया, हालांकि अभी आधे से ज़्यादा रह गया है। मुख्य मुख्य बातें तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति अर्थात ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब तक, अर्थात इसका कार्यकाल की बात करेंगे। क्या करेंगे? कार्यकाल की बात करेंगे। तो संविधान में इसका अधिकतम या न्यूनतम का कोई प्रावधान, मतलब न्यूनतम का कोई नहीं रखा है। इसके 3 प्रावधान, अर्थात इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल अनिश्चित है। संविधान में कहा गया है कार्यकाल अनिश्चित है। अगर आपको पढ़ना है, अगर कंफ्यूज हैं तो आप अच्छी बुक पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आएगा। नहीं तो आप लगाएंगे कि नहीं ये 65 वर्ष तक, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, 65 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, लेकिन 3 प्रावधान है। 3 प्रावधान है। कार्यकाल अनिश्चित है। इसके 3 प्रावधान हम पहले ही बात कर चुके। 3 प्रावधानों के तहत ये अपने पद से हट सकता है। 3 प्रावधानों के तहत अपने पद से हट सकता है। पद से हट सकता है। तो आपको बताना है कौन कौन से। तो पहला हम बता देते हैं आपको। पहला, अगर उसने 65 वर्ष, अगर उसने 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। ध्यान रखिएगा, पहला क्या है? अगर उसने 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली तब भी हट जाएगा ये प्रावधानों के, संविधान के प्रावधानों के तहत। नंबर 2, अपना लिखित त्याग पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना लिखित त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके ध्यान रखिएगा, संबोधित करके, अर्थात अगर अपने पद पर है और किसी कारणवश अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र, अर्थात लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप कर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तीसरा है, संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया द्वारा संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया द्वारा, अगर संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विशेष बहुमत के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। तो 3 प्रावधान दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आएगा पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये नहीं बताया कि पेंशन, वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, ये भी तो बताना है। वेतन आपको पता है, वेतन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं एक बार। वेतन है मुख्य न्यायाधीश का, अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है ये 2,80,000, कितना? 2,80,000 प्रति माह रुपये
प्रति माह। ध्यान रखिएगा कितना है, 2,80,000 रुपये प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों का है 2,50,000 रुपये प्रति माह, इसका वेतन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर वेतन निर्धारित कौन करेगा, तो अभी बता चुके हैं, इसका वेतन संसद निर्धारित करती है, बढ़ाने का काम करती है। बाकी भाई तो घटा नहीं है, तो हम घटाने की बात नहीं करेंगे। वेतन को बढ़ाने का काम संसद करेगी। वेतन बढ़ाने का काम निर्धारण, अर्थात निर्धारण कहते हैं, निर्धारण, वेतन निर्धारण संसद करेगी। कौन करेगा, संसद। और वेतन भारित कहाँ होगा, भारित का मतलब वेतन कहाँ से दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से कहाँ से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से। पेंशन, अच्छा पेंशन याद रखिएगा, जब ये काम करेगा केंद्र में तो क्या राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, वेतन नहीं, मतलब पेंशन वगैरह कुछ नहीं। तो ये पेंशन भी दी जाएगी कहाँ के, भारत की संचित निधि से इनको पेंशन भी दी जाएगी। अर्थात वेतन एवं भत्ते और पेंशन सब भारित होगा भारत की संचित निधि पर। ध्यान रखिए। हटाने की प्रक्रिया, पहले हम योग्यताएं बता देते हैं। पहले क्या बता देंगे, योग्यताएं। योग्यताओं की बात करेंगे तो पहला, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया, भारत का नागरिक हो, उसे भारत कम से कम 5 साल के लिए। दूसरा, उसे कम से कम 10 किसी उच्च न्यायालय में, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना आवश्यक है। न्यायाधीश होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलत हो जाता है। होना आवश्यक है। तीसरा, उसे कम से कम 10 वर्ष तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय में अधिवक्ता होना आवश्यक है। अधिवक्ता होना आवश्यक है। नंबर 4, 3, पहला देखिए, वह भारत का नागरिक हो, उसे कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना आवश्यक है। और तीसरा है, उसे कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय में अधिवक्ता होना आवश्यक है। चौथा, राष्ट्रपति की राय में, ये सब में इम्पोर्टेंट होता है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत
विधिवेत्ता होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चारों ये जो हैं योग्यताएं, या इनको कहते हैं योग्यताएं, योग्यताएं या इनको कहते हैं अर्हताएं। इनको क्या कहते हैं? योग्यताएं या अर्हताएं। योग्यताएं या अर्हताएं इनको कहते हैं। अगले में देखेंगे, याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग और लगातार कमेंट भी करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे ऑनलाइन पूछ सकते हो, अर्थात कमेंट करके या किसी भी माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट करें, लाइक करते रहें। और इसमें हम और बता दें, कार्यकाल आपको बता दिया, वेतन बता दिया और संख्या भी बता दी कितनी हुए, वर्तमान में कितनी, शुरुआत में कितनी थी और कितनी घटाई बढ़ाई गई कब, ये भी हम बता चुके हैं। और उनको अच्छा हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। कैसे हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया, हम मुख्य की अन्य की सबकी एक ही चीजें हैं, अर्थात हटाने की प्रक्रिया सब में चलेगी। तो ध्यान रखिएगा दो चीजें, यहाँ पर ले लीजिए लोकसभा, हम दोनों चीजें बता रहे हैं, लोकसभा इधर राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आप लोकसभा में पहले शुरू कर सकते हैं या राज्यसभा किसी में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा में आपको पता है अधिकतम संख्या आपको बता दिया था 552 हो सकती है और राज्यसभा की संख्या बताई थी, पहले हम आपको बता देते 552 हो सकती है और इनकी है 250 हो सकती है, अधिकतम संख्या बता चुके हैं। वर्तमान में 543 प्लस 2 है तो 545 ही रखेंगे और राज्यसभा के 250 हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है लोकसभा में, अगर आप पहले जाएंगे तो इसके कम से कम 100 सदस्य, कितने 100 सदस्य पहले हस्ताक्षर करेंगे तब कार्यवाही शुरू होगी। और ये ध्यान रखना होता है कि इनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। और मैं इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि राष्ट्रपति में देना पड़ता है, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। चलो, तो अगर लोकसभा में शुरू करनी है तो 100 सदस्यों से शुरुआत होगी, अगर जब तक 100 सदस्य पूरे नहीं होंगे तब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। राज्यसभा में जाएंगे तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, प्रस्ताव आएगा पहले बार, ध्यान रखें। लोकसभा में गए तो 100 क्योंकि सदस्य संख्या ज्यादा है लोकसभा की, राज्यसभा में जाएंगे तो 50। और उसी सत्र में संबोधन होना चाहिए, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति करेगा, अर्थात उसी में चर्चा होनी चाहिए, उसी सत्र में चर्चा होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इसके बाद उपस्थित और मतदान, ध्यान रखिएगा, उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान करने वाले, इन्हीं दोनों की बात करेंगे। अगर यहाँ 100 ने हस्ताक्षर कर दिए तो यहाँ से शुरू होगी, अर्थात उपस्थित करने और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, क्या 2/3 बहुमत, या इसी को कहते हैं विशेष बहुमत, क्या कहते हैं, विशेष बहुमत से पारित, बहुमत से पारित। अर्थात जब यहाँ पर 100 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे, इसके बाद उसी सदन में जितने उपस्थित और मतदान सदस्य करने वाले सदस्य हैं उनका 2/2 बहुमत, अर्थात 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद
वही प्रक्रिया जाएगी राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 सदस्य जैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे तो उसी दिन से उस न्यायालय का अर्थात उस न्यायालय के न्यायाधीश का अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्यकाल इनका बता दिया, कार्यकाल अनिश्चित होता है, 3 प्रावधान दिए गए हैं, ये आपका हो गया। और अभी और कुछ बताना है, ये हो गए इनको हटाने की प्रक्रिया, योग्यताएं आपको बता दी है और इसके और वेतन भी बता दिया है और क्या बताया, शपथ भी हो चुकी है इनकी। और उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगले प्रश्न पे आते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चल रहा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है किसी कारणवश यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, रूप से अनुपस्थित है, अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। ठीक, तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन, तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन, तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? बताइए, आप लोग बताइए। अगर यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। उसी उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। और अब हम उसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं, 1-2 प्रश्न की। तो हम पहले आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन। उच्चतम न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? बताइए आप लोग। उच्चतम न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आप बताइए। भाग 5 पहला ऑप्शन, दूसरा भाग 6 और तीसरा भाग 7 और चौथा भाग 10। क्या सही होगा?
बताइए कौन सा सही होगा? उच्चतम न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो आपका उत्तर आएगा पहला ऑप्शन में, भाग 5 में। इसको क्या कहते हैं? 5 ऐसे लिखा जाता है रोमन में, ठीक है। तो भाग 5 में इसका वर्णन है। कहां से कहां तक है तो आपको बता दिया है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, बता देते हैं। भाग 5 अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है। ध्यान रखें भाग 5। तो भाग पूछे कहां से कहां तक पूरा भाग, तो आपका होगा 52 से 151 तक। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बताइए आप लोग, शपथ कौन दिलाता है? पहले बताइए। पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा सीएजी, सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ना तो मुख्यमंत्री दिलाता है, ना तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ना तो उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो दिलाता कौन है? राष्ट्रपति दिलाता है, इसलिए ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए लगाएंगे ऑप्शन चौथा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, उच्च